वो पूछता है कि क्या उसका सामना कभी द करेक्टर से हुआ है। उसकी आंखें तुरंत फैल जाती हैं, उसका चेहरा अविश्वास में जम जाता है और दिमाग सुन्न हो जाता है। वो समझ नहीं पाती कि उसके सवाल का असली मतलब क्या है। उसकी खामोशी का मतलब समझते हुए हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो कभी द करेक्टर से नहीं मिली। एक लंबी चुप्पी के बाद वो अपनी नजरें झुका लेती है और जवाब देती है कि वो सुप्रीम किंग से सच छुपाने की हिम्मत कभी नहीं करेगी। ये मानते हुए कि उसे सच में ऐसी किसी मुलाकात की याद नहीं है, वो समझाती है कि सीक्रेट ट्री के अंदर पैदा हुआ दूसरा रूप उसकी ओरिजिनल बीइंग से अलग हुआ था और शायद वो टुकड़ा अपनी याददाश्त का हिस्सा साथ ले गया। हालांकि हीरो को उसके जवाब पर शक होता है। वो सोचता है कि एमनीशिया एक कमजोर बहाना है और सोचता है कि क्या उस विशाल सीक्रेट ट्री के अंदर कोई गहरी साजिश छिपी है। खामोशी तोड़ते हुए उसकी आवाज थ्रोन हॉल में गूंजती है जब वो पूछता है कि अगर वो उसकी मदद करने का फैसला करता है तो बदले में वो क्या ऑफर करेगी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो डिवाइन मार्किंग से चमकता हुआ एक प्राचीन स्क्रोल निकालती है और ऐलान करती है कि वो उसके साथ डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है। इस पल से वो कसम खाती है कि वो उसकी सबॉर्डिनेट बन जाएगी, उसकी अथॉरिटी के तहत 11 वर्ल्ड्स की देखरेख करेगी और वहां इकट्ठा होने वाली सारी फेथ पावर का 70% उसे ट्रिब्यूट के रूप में देगी। हीरो की आंखें उसके प्रपोजल की उदारता देखकर फैल जाती हैं। वह समझ जाता है कि 70% फेथ एनर्जी एक बहुत बड़ी रियायत है। अपने थ्रोन से उठते हुए वो उसे एक नपी तुली नजर से देखता है और कहता है कि एक बार जब वो अपनी पूरी ताकत वापस पा लेगा तो वो बस उसकी दुनिया को निगल सकता है। अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाते हुए वो अपनी नजरें उस पर टिकाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो उसे मदद करने की कोई एक अच्छी वजह दे। वो गहरा झुकती है, उसकी आवाज स्थिर लेकिन रिस्पेक्टफुल है। वो कहती है कि जितना वो जानती है वो इस वक्त बहुत कमजोरी की हालत में है। भले ही उसमें डिविनिटी मौजूद है लेकिन उसके पास सच्ची डिवाइन पावर नहीं है। वो वार्निंग देती है कि मदर ट्री की ब्लेसिंग के तहत वो शायद ही उसकी ताकत का मुकाबला कर पाए। पल भर में हमारा हीरो आगे बढ़ता है और बिल्कुल उसके चेहरे के सामने आ जाता है। उसकी नजरें तेज हैं जब वो पूछता है कि क्या वो उसे धमकी दे रही है। सकपकाकर वो जम जाती है, पहले तो जवाब नहीं दे पाती, फिर हड़बड़ी में अपना हाथ सम्मान में उठाती है और जोर देकर कहती है कि वो कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। वो साफ करती है कि वो सिर्फ सच बोल रही है और वार्निंग दे रही है कि अगर वो हार गया तो पूरा अबिस ही मदर ट्री के लिए एक ऑफरिंग बन सकता है। वो उससे इस मामले पर गौर करने की विनती करती है। हमारा हीरो खामोशी से सोचता है, उसकी बातों से परेशान होकर कि क्या हम डीबफ कर सकते हैं, क्या ये वाकई इतना गंभीर हो सकता है, और ये 1/3 रिकवरी क्या है जो उसके पास है, इसका मतलब क्या है। ये सिचुएशन और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल वापस पाने के लिए वो पूछता है कि उसके पास अभी कितनी ताकत बची है और उसके काउंटरपार्ट को खत्म करने के लिए क्या करना होगा। क्लोरिस जवाब देती है कि उसकी लगभग सारी ताकत छीन ली गई है, उसके पास सिर्फ रेल्म्स की डिवाइन अथॉरिटी बची है। हालांकि वो सच्ची डिवाइन पावर यूज नहीं कर सकती, लेकिन वो चुपके से 11 वर्ल्ड्स में ओरिजिनल साइन के लिए फेथ बढ़ा रही है। एक बार जब काफी विश्वास इकट्ठा हो जाएगा तो वो उसके लिए अपनी दुनिया में सीधे उतरने का रास्ता खोल पाएगी। जब वो वक्त आएगा तो वो उससे विनती करती है कि वो उस झूठी देवी को उसके पालने में ही कुचल दे। उसका एक्सप्लेनेशन उसे पल भर के लिए ब्लैंक कर देता है, फिर भी वो मानता है कि ये सुनने में काफी आसान लग रहा है। एक बार फिर झुकते हुए वो कहती है कि उसकी बची हुई ताकत जल्द ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर वो उसे सैल्वेशन देने को तैयार है तो वो बदले में एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी। हमारा हीरो उसके हाथ से स्क्रोल लेता है और अपनी मंजूरी का ऐलान करता है। वो अपना आभार जताती है, उसे सैल्वेशन देने के लिए सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है वो नोट करता है कि हालांकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का डिवाइन नेचर बिल्कुल साफ है। इसकी सेक्रेड अथॉरिटी में कोई धोखा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह डिवाइन ऑर्डर के नियमों से चलता है। में लिखा है कि क्लोरिस कैलिया अपनी मर्जी से सुप्रीम किंग ऑफ ओरिजिनल साइन की वैसल बन रही है और उसके नाम पर 11 रेल्म्स पर राज करने, हर चांद पर उनकी फेथ पावर का 70% सौंपने और सेक्रेट ट्री के अंदर उस झूठे भगवान को मारने में उसकी मदद करने की कसम खाती है। वो मानता है कि ये लिखावट उसकी पहले दी गई एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल मेल खाती है। तभी उसकी नजर एक और क्लॉज पर पड़ती है जो कहता है कि ग्रेटर गॉड के रूप में सुप्रीम किंग ऑफ ओरिजिनल साइन किसी भी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। यह जानकर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो वाकई सच बोल रही है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब लग रहा है। सिग्नेचर फील्ड से उसका नाम गायब है। वो सवाल करता है कि क्या उसे इसे मैन्युअली साइन करना होगा। क्लोरिस हल्का सा मुस्कुराती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्क्रोल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। हवा में डिवाइन एनर्जी की एक लहर दौड़ जाती है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है। हीरो पल भर के लिए सन्न रह जाता है कि अभी क्या हुआ। वो सोच रहा है कि क्या सुप्रीम किंग ऑफ साइन के तौर पर उसका टाइटल उसके टाइटल के साथ ओवरलैप हो गया और कोई सिस्टम ग्लिच हो गया क्योंकि उसे अभी अभी एक फ्री डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या इसके नीचे कोई छिपा हुआ अंजाम है।
बहुत ज्यादा जानकारी से घबराकर वो बड़बड़ाता है कि ये प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा है और लूसीफर से सलाह लेने का फैसला करता है। उसे तुरंत समन करते हुए वो उसे पूरी सिचुएशन समझाता है। लूसीफर ध्यान से सुनती है, डिविनिटी के बारे में उसके शब्दों को दोहराती है और फिर कंफ्यूजन में कहती है कि अथॉरिटी तो वो देता है, लेकिन डिवाइन पावर को कैद नहीं किया जा सकता। वो डिविनिटी के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठाती है और मानती है कि वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझती कि ऐसा एसेंस कहाँ से आता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि ये गूफी लूसीफर भी कुछ काम का नहीं जानती। अपना टोन बदलते हुए वो शांति से उसे बताता है कि वो अभी अभी एक लंबी नींद से जागा है और उसकी यादें धुंधली हैं, इसलिए वो इस पर ध्यान न दे। लूसीफर तुरंत घुटनों पर बैठ जाती है, उसके पंख कांप रहे हैं और अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगती है, ये कहते हुए कि वो उसकी हालत का ख्याल रखने में नाकाम रही और सजा की मांग करती है। वो लापरवाही से हाथ हिलाता है और उसे बताता है कि सब ठीक है और वो जा सकती है। जब वो गायब हो जाती है तो वो राहत की सांस लेता है, ये सोचते हुए कि बाल बाल बचा और उसका राज खुलते खुलते रह गया। वो थ्रोन पर पीछे टिक जाता है, ख्यालों में खोया हुआ, ये समझते हुए कि जो कोई 9th टर्न के बाद डिवाइन टियर तक पहुंचता है सिर्फ उसे ही सच्चा भगवान माना जाता है। लूसीफर जैसी ताकतवर हस्ती और एक असली डीएटी के बीच भी बहुत बड़ा फासला है। वो खुद से मानता है कि क्लोरिस की वार्निंग कोई फालतू बात नहीं थी और अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो सच में 11th वर्ल्ड में बुरी तरह हार सकता है। फिर से फोकस करते हुए वो अपना हाथ उठाता है, ये तय करते हुए कि अभी के लिए काफी जानकारी मिल गई है। वो रिवर्स और डिवाइन आर्टिफैक्ट पर प्रोग्रेस जारी रखने का फैसला करता है। काली धुंध थ्रोन रूम में घूमने लगती है, मार्बल और डार्क स्टील पर एक जिंदा परछाई की तरह रेंगती है। अंधेरे में से एक विशाल वुल्फ बीस्ट निकलता है, उसके सामने गहरा झुकता है और आदर के साथ अपने रेजरेक्शन का ऐलान करता है, ग्रेट और सुप्रीम किंग की तारीफ करता है। उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशंस गूंजते हैं जो बताते हैं कि मैमन लॉर्ड ऑफ ग्रीड एक डेमीगॉड एंटिटी है जिसके पास 120 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स हैं और उसके पास सिन बॉडी, अबिसल हॉर्ड और ग्रीड इनकार्नेट जैसे ट्रेट्स हैं। हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि मैमन कभी 200th फ्लोर की रखवाली करने वाला लॉर्ड ऑफ साइन था। उसकी रॉ स्ट्रेंथ शायद सामाइल से थोड़ी कम हो, लेकिन उसका स्पिरिट एट्रीब्यूट कमाल का है जो लगभग 300,000 तक पहुंचता है। मैमन अपना सर झुकाता है और कसम खाता है कि वो अपने मास्टर की मर्जी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अपने थ्रोन पर बैठे हुए हीरो अपनी थोड़ी पर हाथ रखता है और मैमन को अपना वॉल्ट खोलने का ऑर्डर देता है। मैमन तुरंत मानता है, एक तरफ हटता है और अपने पंजों वाले हाथ से इशारा करता है। उसके पीछे एक विशाल दरवाजा मटेरियलाइज होता है जो चरमराते हुए खुलता है और कल्पना से परे खजानों का एक चकाचौंध करने वाला ढेर दिखाता है। अपनी आवाज में गर्व के साथ मैमन ऐलान करता है कि ये उसका वॉल्ट है और सुप्रीम किंग को जो भी पसंद आए लेने का न्योता देता है। मैमन के वॉल्ट के अंदर हर तरफ शुद्ध सोने की चीजें हैं, सिक्कों के ढेर मीटरों ऊंचे हैं और मंद रोशनी में चमकती हुई सोने की तलवारें भी हैं। मैमन हीरो को किंग कहकर संबोधित करता है और विनम्रता से पूछता है कि वो किस तरह का खजाना ढूंढ रहा है, यहां तक कि एक रिकमेंडेशन भी देता है। हीरो लापरवाही से मना कर देता है और खुद चुनने का फैसला करता है। वो चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि यहां ज्यादातर इक्विपमेंट ब्लेजिंग सन टियर या ग्लोरियस मून टियर के हैं। तादाद बहुत ज्यादा है और मैमन ने जरूर इन्हें युगों तक इकट्ठा किया होगा, लेकिन अब हीरो के लिए ये रिवॉर्ड्स थोड़े ज्यादा ही बेसिक लग रहे हैं, कुछ खास एक्साइटिंग नहीं। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वो रुक जाता है आगे घूरते हुए, जबकि मैमन चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता है। एक अजीब सी चीज तेज चमक रही है जो काफी दूरी से भी दिखाई दे रही है। हीरो मैमन की तरफ मुड़ता है और उसके बारे में पूछता है। मैमन अपना हाथ उठाता है और वो चमकता हुआ ढांचा उसकी हथेली में तैरने लगता है। ये एक चौकोर आकार लेता है जिसमें अजीब सी चमकती आंखें खुदी हुई हैं। जैसे ही वो इसे पकड़ता है, ढांचा खुल जाता है और अंदर एक चमकदार चीज दिखाई देती है। मैमन गर्व से समझाता है कि हीरो ने अच्छा चुना है। ये गिफ्ट ऑफ नथिंगनेस नाम का एक डेमीगॉड आर्टिफैक्ट है जो वॉल्ट के सबसे बेहतरीन खजानों में से एक है। सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफाई करता है कि गिफ्ट ऑफ नथिंगनेस एक डेमीगॉड आर्टिफैक्ट है जो पहनने वाले को तब तक अदृश्य रखता है जब तक कोई भगवान उसे सीधे न देखे। यह स्पिरिट को बहुत बढ़ा देता है और यूजर को परफेक्ट स्टेल्थ में चलने देता है जब तक कि वे हमला न करें। सिर्फ वही लोग इसे नोटिस कर सकते हैं जिनकी स्पिरिट बहुत ज्यादा ताकतवर हो और ये धीरे धीरे माना सोखता है। इसकी असली ताकत एक पूरा पर्दा बनाती है जहां कोई हमला पहनने वाले को छू नहीं सकता अगर दुश्मन डिवाइन लेवल से नीचे है। हालांकि इसे एक्टिव रखने के लिए भारी माना खर्च होता है। हमारा लड़का सोचने लगता है कि उसकी करंट बेस स्पिरिट 54,000 से ज्यादा है जो आर्टिफैक्ट यूज करने की रिक्वायरमेंट को बमुश्किल पूरा करती है। वो अपने करंट मैना पूल का हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि वो वॉक ऑफ नथिंगनेस को लगभग 30 मिनट तक और फोर्स्ड नथिंगनेस स्टेट को 8 सेकंड तक बनाए रख सकता है। ये साफ हो जाता है कि ये स्टेल्थ असैसिनेशन और सर्वाइवल के लिए टॉप टियर पावर है। वो इसे एक बेहतरीन लाभ मानता है।
मैमन गर्व से झुकता है और कहता है कि अपने किंग को संतुष्ट करना उसका सबसे बड़ा सम्मान है और पूछता है कि क्या कुछ और चाहिए। हीरो मुड़ जाता है, ये कहते हुए कि बस इतना ही काफी है। फिर वो रुकता है और अपने कंधे के ऊपर से मैमन को देखता है और उसे बताता है कि उसकी वैल्यू यहीं खत्म होती है। मैमन की आवाज चिंता से कांपती है जब वो पूछता है कि रेजरेक्ट होने के ठीक बाद उसे दोबारा क्यों मारा जा रहा है। हीरो की हथेली में एनर्जी का एक काला गोला बनता है। वो समझाता है कि अब शब्दों की जरूरत नहीं है और मैमन अब उसकी ताकत बनेगा और अंधेरे में वापस जाएगा ताकि उसे दोबारा समन न किया जाए। काली ताकत आगे बढ़ती है। मैमन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है, ये कहते हुए कि वो अपने किंग की मर्जी मानेगा। एनर्जी उसके चारों ओर लिपट जाती है और उसे ऊपर उठाती है जब तक कि वो गायब नहीं हो जाता। हीरो के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि उसने लॉर्ड ऑफ साइन को हरा दिया है और 11.4 बिलियन एक्सपीरियंस कमाया है। उसका लेवल बढ़कर 217 हो जाता है। उसके सामने स्क्रीन नोटिफिकेशन से भर जाती है और वो पूरे फोकस के साथ हर रिवॉर्ड चेक करता है। उसे लॉर्ड ऑफ सिन ग्रीड मैमन का फ्लैश एसेंस मिलता है जो कंज्यूम करने पर 10,000 स्पिरिट पॉइंट्स देता है। ये अकेला ही उसकी ताकत में बहुत बड़ा बूस्ट है। अगला, उसे डीमन ऑफ ग्रीड मैमन का सोर्स मिलता है जो अबिस के पहले 200 फ्लोर्स पर उसे डिमोनिक इरोजन से बचाता है। आखिरी आइटम है डिमोनिक आई ऑफ ग्रीड मैमन जो उसकी किस्मत बढ़ाता है और रेयर इक्विपमेंट ड्रॉप्स को इंप्रूव करता है। वो विंडो को स्क्रॉल करता है जबकि उसकी लाल चमक सुनहरी रोशनी पर पड़ती है। वो देखता है कि उसे सिर्फ 16 लेवल्स मिले हैं और जैसे जैसे वो मजबूत हो रहा है ग्रोथ धीमी हो रही है। वही 3 रिवॉर्ड्स बार बार दिख रहे हैं जिसका मतलब है कि ये इस डीमन लॉर्ड से मिलने वाले फिक्स ड्रॉप्स हैं। हीरो ख्यालों में डूबा हुआ चुप हो जाता है। कुछ पल सोचने के बाद वो एक फैसला करता है। वो एक आह भरता है, ये महसूस करते हुए कि किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ नहीं दिया। इस बार कोई रिवर्स साइन आर्टिफैक्ट ड्रॉप नहीं हुआ और उसकी डार्क सोल सोर्स पावर घटकर लगभग 1/3 रह गई है। वो चलने लगता है ये तय करते हुए कि वो अभी के लिए और लॉर्ड्स ऑफ साइन को रेजरेक्ट नहीं करेगा। एक्सपीरियंस पाने के और भी तरीके हैं। अपनी उंगली उठाते हुए वो अपनी बची हुई ताकत चैनल करता है और सिस्टम एक 8th टियर अबिस डीमन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी 1/6 डार्क सोर्स एनर्जी के कंजम्पशन को कंफर्म करता है। प्रॉम्प्ट आता है। वो 10.6 बिलियन एक्सपीरियंस कमाता है और लेवल 227 तक पहुंच जाता है। एक पोशन पीने के बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है और खुद को संभालता है। उसकी स्पिरिट स्ट्रेंथ अब 70,000 के करीब पहुंच रही है और रीपर मोड के बूस्ट के साथ ऑगस्टस जैसा 9th टर्न डेमीगॉड टियर मेज भी उसकी स्टेल्थ को डिटेक्ट करने में संघर्ष करेगा। वो अपनी नजरें आगे करता है इस भरोसे के साथ कि अब तोकुगावा से निपटने का वक्त आ गया है। ऑल्टर और अमीनो पहले ही गिर चुके हैं। सीन अब सकुरा नेशन में शिफ्ट होता है, एक शानदार रेजिडेंस के अंदर जहां लॉर्ड शोगन, एक घनी मूंछों वाला आदमी, गुस्से से उबल रहा है। वो अपना हाथ मेज पर पटकता है, हाल की घटनाओं से नाराज होकर। उस कर्स्ड लॉर्ड ऑफ राथ ने फिर हमला किया है और एक और जान ले ली है। ये चौथी मौत है और वो पहले ही 100 से ज्यादा लेवल्स खो चुका है। उसके अंदर गुस्सा खौल रहा है। वो गुस्से में एक कप उठाता है, उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। उसके दिमाग में एक ही सवाल जल रहा है, आखिर लिया को सब कुछ होने के बाद भी अबिस क्रूसेड अलायंस में वापस क्यों आने दिया जा रहा है? एल्व्स को मैनिपुलेट करने की सालों की मेहनत जो सिर्फ लिया के खिलाफ करने के लिए थी, वो अब बर्बाद हो गई। कप उसकी पकड़ में ही टूट जाता है और उसके टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। उसका गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उसे लेटेस्ट डेवलपमेंट याद आती है। लॉन्गशिया में उनके डेलीगेशन पर लूसिफर के हमले के बाद बदला लेने के बजाय एल्व्स अब सुलह करना चाहते हैं। वो लोग तो लिया को अपना सीक्रेट रेल्म छुपाने की वार्निंग भी दे रहे हैं। टैंग जीन फिर से बच गया और उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है जबकि शोगन के प्लान्स बिखर रहे हैं। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, कंफ्यूजन और गुस्से में डूबा हुआ, समझ नहीं पा रहा कि आखिर सच में क्या हो रहा है। हॉल में दरवाजा खटखटाने की आवाज गूंजती है और बाहर से एक आवाज अर्जेंट रिपोर्ट अनाउंस करती है। शोगन, जो अभी भी गुस्से में है, मैसेंजर को अंदर आने देता है। वो आदमी चुपचाप अंदर आता है। उसकी मूवमेंट्स तेज और सटीक हैं, जो किसी सर्वेंट से ज्यादा असासिन जैसी लग रही हैं। एक घुटने पर बैठकर वो अपना सर झुकाता है और सावधानी से बोलता है। वो अंदर से आईशोर के बारे में पूछता है कि क्या उसके लॉर्ड ठीक हैं। शोगन उसकी चिंता को हटाता है और उसे बोलने का ऑर्डर देता है। आदमी अपना मैसेज देता है। बॉर्डर से खबर है, उनके नेशन और लशिया के बीच एक नया हाई लेवल सीक्रेट रेल्म मिला है। शोगन अपनी आंखें तंग करता है और एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। क्या ये उनकी सबऑर्डिनेशन टेरिटरी में है या लशिया के डोमेन में? असासिन जवाब देता है कि ये लगभग बीच में है, लेकिन लिया के थोड़ा ज्यादा पास है। विंडो की तरफ बढ़ते हुए शोगन एक ठंडी मुस्कान के साथ बाहर देखता है। वो जानता है कि इल्शिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स पहले ही 11 वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं।
उसके लिए इसका मतलब बस एक ही चीज है, यह सीक्रेट रेल्म अब साकुरिन नेशन का है। सीन अब लोंगशिया और साकुरा नेशन के बॉर्डर पर शिफ्ट होता है। आसमान में एक पोर्टल खुलता है। एक बड़े से ब्रिज पर दो फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। फिर वो पूरे गुस्से में एक दूसरे के करीब आते हैं, जबकि आसमान काला हो जाता है और बिजली कड़कने लगती है। डोनन नाम का एक लीडर साकुरा ट्रूप से पूछता है कि इल्शिया के खिलाफ खड़े होकर वो लोग क्या सोच रहे हैं। साकुरा नेशन का दूसरा लीडर ओकिता कगोरो पलटकर जवाब देता है कि ये क्या लग रहा है, वो लोग डंजन रन कर रहे हैं और अगर उन्हें इससे कोई दिक्कत है तो बताएं। तभी एक औरत अचानक कहीं से आती है और कहती है साकुरा के लोग मजाक कर रहे होंगे। वर्ल्ड काउंसिल के बनाए रूल्स के हिसाब से यह सीक्रेट रेल्म एल्शिया का है। साकुरा नेशन का इस पर कोई हक नहीं है। दो लड़के उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं दुनिया ऐसे नहीं चलती और अभी के लिए उसे अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी कलाई घुमाते हुए वो अपना हथियार उस लड़की की तरफ फेंकता है। उसका तेज ब्लेड लड़की की तरफ बढ़ता है और वो बस बचाव में अपना हाथ उठा पाती है। अचानक एक हाथ उसकी तरफ लपकता है और ब्लेड को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। ये डांग शान है जिसने उसे पकड़ा है और वो कहता है कि ये असैसिन एक कलंक है, ये पूछते हुए कि एक वॉरियर कहलाने वाला बच्ची पर कैसे वार कर सकता है। असैसिन अपना ब्लेड चलाने के बाद नकली निराशा में मुंह मोड़ लेता है और नीचा दिखाने वाला थम्स डाउन देता है। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी सांस ले पाता, एक पीली रोशनी की किरण तेजी से आती है और उसका सर भेद देती है, उसे तुरंत मार देती है। साकुरा वॉरियर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में उस बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए। वो उस पर अपने एक साथी को मारने का इल्जाम लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो साकुरा नेशन के साथ वॉर शुरू करना चाहता है। उनका सदमा गहरा हो जाता है जब उन्हें सच्चाई का एहसास होता है। उस बूढ़े आदमी के एक ही वार ने एक 8th टर्न पावर हाउस को पल भर में मार दिया। वॉरियर्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये सोचते हुए कि शायद ये बूढ़ा आदमी एक 9th टर्न पावर हाउस है। बूढ़ा आदमी अपना हाथ उठाता है और बैटलफील्ड पर नीली रोशनी की एक लहर दौड़ जाती है जो हवा को तेजी से काट देती है। एक ही पल में दोनों तरफ के बीच एक बड़ा सा बैरियर बन जाता है। उनके ऊपर डार्क गेट खुला रहता है जो बिजली और एनर्जी को खींच रहा है। बूढ़ा आदमी मजबूती से खड़ा है और अपने एक्शन से साफ कर देता है कि उसे किसी और चीज की परवाह नहीं है। लेकिन जो कोई भी उसकी खींची हुई लाइन को पार करने की हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। लॉर्ड टोकुगावा डोंगशान को पहचान लेता है और कहता है कि काफी वक्त हो गया। फिर उसके बगल में खड़ी लड़की को देखता है और उसे टैंग की बेटी बताता है, ये पूछते हुए कि क्या उसका अंदाजा सही है। डोंगशान पलटकर लॉर्ड टोकुगावा से पूछता है कि वो इतनी ताकत के साथ यहाँ क्यों आया है। लॉर्ड टोकुगावा सीधा जवाब देता है कि उसका मतलब साफ है और डिमांड करता है कि वो लोग यहाँ से दफा हो जाएं। उसके तुरंत बाद वो अपना माना इतनी शिद्दत से चैनल करता है कि जमीन फट जाती है और एनर्जी की खतरनाक लहरें आगे बढ़ती हैं। डांग ने जो डिफेंसिव लाइन बनाई थी वो इस हमले के नीचे पूरी तरह टूट जाती है और डोंगशान की आधी ताकत टोकुगावा के हमले की वजह से पीछे धकेल दी जाती है। कहता है कि टैंग यहाँ नहीं है और लॉन्ग में कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर वो चेतावनी देता है लड़की को लेकर चला जाए वरना डॉड ऑफ डेथ से मिलाने भेज देगा। अपनी स्वॉर्ड निकालता है जैसे ही एनर्जी उसके चारों तरफ कड़कड़ाने लगती है और एक आखिरी धमकी देता है कि अगर डोंग मिस्टैंग के साथ यहाँ से नहीं जाता तो उसे जबरदस्ती आफ्टर लाइफ तक छोड़ना पड़ेगा। बूढ़ा डांग तुरंत पलटवार करता है और कहता है कि टोकुगावा अपने उस कमजोर पावर लेवल के साथ दादागिरी ना दिखाए। वो उसे कहता है कि ये ब्लफ करना बंद करे और उस असली 9th टर्न पावर हाउस को बाहर बुलाए जो उसके पीछे छुपा है। जैसे ही डांग आगे बढ़ता है, चमकती हुई एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगती है और वो ऐसे ग्लो करता है जैसे वो फटने वाला हो। डांग की बातें सुनकर टोकुगावा का चेहरा गुस्से से मुड़ जाता है। वो चिल्लाता है कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी डांग की जुबान चल रही है। टोकुगावा फिर चिल्लाता है और पूछता है कि अब जब टांगान चला गया है तो उसे कौन रोक सकता है। जैसे ही वो लोंगशिया वॉरियर्स को मारने का ऑर्डर देता है, अचानक एक तेज हथियार पीछे से आकर उसके शरीर के आर पार हो जाता है। हैरान होकर टोकुगावा पीछे मुड़ता है, ये देखने के लिए कि किसने उसे चाकू मारने की हिम्मत की, लेकिन वहां कोई नहीं है। गुस्से में गुर्राते हुए वो अपना एक सिग्नेचर मूव सीक्रेट आर्ट 99 फोल्ड रेंडरिंग स्लैश यूज करता है। अपनी चोटों के बावजूद उसका ब्लेड इतनी तेजी से घूमता है कि वो हवा को चीर देता है, जमीन को फाड़ देता है और वहां ढेर सारा धुआं भर देता है। टोकुगावा भारी सांसें लेने लगता है, धुंध में इधर उधर देखते हुए और यकीन न करते हुए बड़बड़ाता है। वो सोच रहा है कि उसे किसने मारा, जबकि पीछे साफ तौर पर कोई नहीं था। टोकुगावा अपने खून बह रहे घाव को पकड़ता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। उसे एहसास होता है कि चोट लगने से लेकर ब्लेड निकालने तक मुश्किल से आधा सेकंड ही बीता था। कोई भी, यहां तक कि टैंगन भी इतने कम वक्त में उसके ब्लेड अरे से नहीं बच सकता था। लेकिन कुछ अजीब लग रहा है, जैसे उसका हमला किसी को लगा ही नहीं।
वो सामने धुएं में घूरता है और डांग को आवाज देता है। उस पर लिया से असासिन भेजने का इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि वो खुद भी उस इंसान की मौजूदगी महसूस नहीं कर पाया। टोकुगावा की आवाज सख्त हो जाती है जब वो पूछता है कि क्या ये सच है, ये कहते हुए कि अगर वो कोई स्टेल्थ एक्सपर्ट भी था तो भी उसकी ताकत कमजोर है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस तरह का हमला उस जैसे किसी को मारने के लिए काफी नहीं है। लेकिन तभी उसका चेहरा बदल जाता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और उसकी नसें उभर आती हैं। वो बड़बड़ाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी हेल्थ अभी भी गिर रही है। घबराहट में वो 2 रिकवरी स्क्रोल्स निकालता है और इंस्टेंट हील और प्यूरिफिकेशन दोनों इफेक्ट्स एक साथ यूज करता है। जब कुछ नहीं होता तो वो हैरानी में अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट्स चेक करता है, ये बड़बड़ाते हुए कि कोई असर नहीं हो रहा, और सोचता है कि क्या उसे कोई कर्स लगा है। अचानक छोटे छोटे रेंगते हुए वर्म्स उसकी स्किन के नीचे से निकलने लगते हैं, यहां तक कि उसकी आंखों से भी। डर के मारे टोकुगावा अपने मेजेस को चिल्लाता है कि उसे ठीक करें, हर रिकवरी और डिस्पेल स्पेल यूज करें जो उनके पास है। वो मदद के लिए दौड़ते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन खून रुकता नहीं है। उसके घुटने टिक जाते हैं, ताकत तेजी से खत्म हो रही है और वो कंफ्यूजन में हाफने लगता है। कोई स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा, और ये कैसा कर्स है जो ऐसा कर सकता है। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, काले टेंटिकल्स उसके शरीर से फटकर बाहर निकलते हैं। उसके हाथ अजीब और डरावने शेप्स में मुड़ जाते हैं। जैसे ही ये करप्शन फैलता है, वो एक भयानक चीख मारता है। उसका शरीर किसी काली और वायरल चीज के कब्जे में आ गया है। लॉर्ड शोगन के आसपास के लोगों में तुरंत हड़कंप मच जाता है। कंफ्यूजन में आवाजें आने लगती हैं, कुछ उसका नाम चिल्ला रहे हैं तो कुछ पूछ रहे हैं कि उसे हुआ क्या है। शोगन खुद दर्द में चिल्लाता है जब अजीब मांस जैसे टेंटिकल्स उसके शरीर से निकलते हैं और उसके धड़ को जकड़ लेते हैं। उसके हाथ और पैर अजीब से लाल पड़ जाते हैं, नसें फूल जाती हैं जैसे अंदर से कोई चीज कंट्रोल ले रही हो। बिना किसी वार्निंग के एक टेंटिकल भाले की तरह बाहर निकलता है और उसके अपने ही एक वॉरियर के आर पार हो जाता है। आदमी को चीखने का वक्त भी नहीं मिलता और उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। अब तक उस सिम्बायोटिक क्रीचर ने शोगन के चेहरे और आंखों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। उस आदमी का हर निशान मिटा दिया है जो वो कभी था। वह एक जवान लड़की की तरफ मुड़ता है। वह लड़की कांपते हुए पीछे हटती है, उससे दूर रहने की भीख मांगती है। जैसे ही वो एक टेंटिकल उसकी तरफ उठाता है, एक अजीब सी पीली एनर्जी भारी ताकत के साथ उसके पीछे टकराती है। एक पल बाद दूर एक बड़ा धमाका होता है जिससे सबके पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती है। जिसने ये किया वो शांति से आगे आता है। वो अनाजी हिडेकी है, एक लेवल 300 का बडी जो अपनी आंखें तंग करके शोगन को देख रहा है। वो कहता है कि ये एक ऐसा कर्स लग रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा, यहां तक कि उसकी हाईएस्ट ईयर डिस्पेल एबिलिटीज भी पूरी तरह बेअसर हैं। गंभीर आवाज में वो अनाउंस करता है कि कोई और रास्ता नहीं है, शोगन को पहले मारना होगा। जब वो रिवाइव होगा तो उसका शरीर नॉर्मल हो जाना चाहिए। वो आसपास के सभी वॉरियर्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और खुद शोगन की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो पास पहुंच पाता, सिम्बियोट वायलेंटली रिएक्ट करता है। टेंटिकल्स बढ़ जाते हैं और चारों तरफ फैलकर पागलों की तरह इधर उधर मारने लगते हैं। वॉरियर्स खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं, कोई भी पास जाने को तैयार नहीं है। उसी वक्त एक प्रीस्ट आगे आता है और अपना स्पेल एक्टिवेट करता है। रोशनी की जंजीरें निकलती हैं और शोगन के शरीर को कस के जकड़ लेती हैं। एक एक करके टेंटिकल्स को दबाया जाता है, बाइंडिंग मैजिक उन्हें काबू में कर लेती है। पास ही एक लड़की अपनी मुट्ठियां भींचे देख रही है और अपनी कांपती आवाज में अपने एल्डर से पूछती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। एल्डर ईमो शांति से जवाब देते हैं कि वो बस देखेंगे। ये साकुरा नेशन का आपसी मामला है और उन्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्रीस्ट एक येलो स्क्रोल निकालता है और समनिंग रिचुअल शुरू करता है। हवा कांप उठती है जब बंधे हुए शोगन के ठीक सामने एक बड़ा सा क्रीचर मटेरियलाइज होता है। भारी ताकत के साथ वो नीचे की तरफ वार करता है और किसी गिरते हुए पहाड़ की तरह उस पर टूट पड़ता है। धुआं और मलबा चारों तरफ फैल जाता है जिससे सब कुछ धुंधला हो जाता है। जब धुआं छंटता है तो उसका दिल बैठ जाता है। शोगन अभी भी खड़ा है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है और एक जोर की चीख मारता है जो पूरे बैटलफील्ड में गूंजती है। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई है। हमले का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। एक और चेन निकलती है, फिर कई और, जैसे ही ढेर सारे डिसाइपल्स आगे आते हैं और शोगन को और भी कस के बांध देते हैं। कोई चिल्लाता है कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। सेक्ट मास्टर अपनी तलवार अपने सर के ऊपर उठाता है और अपनी सारी ताकत एक आखिरी वार में डाल देता है। ब्लेड खौफनाक ताकत के साथ नीचे गिरता है और शोगन के शरीर को काट देता है। खून तेजी से फूट पड़ता है और उसका शरीर अलग हो जाता है। वो अजीब सा सिम्बायोटिक क्रीचर पिघलने लगता है, सड़े हुए मांस की तरह हटता है और गायब होने लगता है। फिर भी भले ही उसका शरीर कट गया हो, वो अभी भी अजीब तरीके से जुड़ा हुआ लग रहा है।
वॉरियर्स अपनी जगह पर जम जाते हैं, डर के मारे उस चीज को घूरते हुए जो उनके सामने पड़ी है। एल्डर प्रीस्ट की तरफ मुड़ता है, उसकी आवाज में तनाव है। वो पूछता है कि बॉडी गायब क्यों नहीं हो रही और आखिर हो क्या रहा है। प्रीस्ट अपना सिस्टम विंडो खोलता है और सुन्न पड़ जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है जब वो उस इन्फॉर्मेशन को यकीन न करते हुए देखता है। वो बड़बड़ाता है कि उसे तुरंत जॉब चेंजिंग टेम्पल से कांटेक्ट करना होगा।